वेलकम बैक गाइस। आज हम क्लास 9 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर 5 का पार्ट 4 पढ़ेंगे। अब हमें पढ़ना है न्यूक्लियस के बारे में। क्या आपको याद है हमने ओनियन पील की एक टेम्पररी माउंट बनाई थी और उसके ऊपर हमने आयोडीन सॉल्यूशंस की कुछ ड्रॉप्स को डाला था। तो ऐसा हमने क्यों किया? मतलब हमने ओनियन पील के ऊपर आयोडीन सॉल्यूशंस की ड्रॉप्स को क्यों डाला था? अगर हम ओनियन पील के ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन को ना डालें और डायरेक्टली उसको माइक्रोस्कोप की मदद से देखें तो हमें क्या दिखेगा? आप देखिए दोनों केसेस में क्या डिफरेंस दिखेगा। पहला केस था जिसमें हमने ऑनियन पील के ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन को डाला था और तब माइक्रोस्कोप में देखा था। दूसरा केस था जिसमें हमने ऑनियन पील के ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन को नहीं डाला था और तब माइक्रोस्कोप में देखा था। तो दोनों केसेस में क्या डिफरेंस होगा? तो सबसे पहले तो यहां पे क्वेश्चन उठता है कि हमने ऑनियन पील के ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन को क्यों डाला था। देखिए कोई भी सेल हो, जैसे मैं एग्जांपल लूं ओनियन पील के सेल का, तो वो ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब उसमें कोई भी कलर नहीं होता है। तो अगर हम ऑनियन पील को बिना आयोडीन सॉल्यूशन डाले माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें कुछ भी नहीं दिखेगा। पर अगर हम ऑनियन पील के ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन को डालेंगे और तब माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें ऑनियन पील के सेल्स आसानी से दिख जाएंगे, क्योंकि ओनियन पील के जो सेल्स होंगे वो आयोडीन के कलर को ले लेंगे और वो हमें माइक्रोस्कोप में आसानी से दिख जाएंगे। इसीलिए हम आयोडीन सॉल्यूशन का यूज करते हैं। अब देखिए यहां पे क्वेश्चन आ रहा है कि जब हमने आयोडीन सॉल्यूशन को डाला तो ओनियन पील के जितने भी सेल हैं वो इक्वली कलर्ड होंगे, मतलब सब में बराबर कलर प्रोड्यूस होगा। अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट रीजन ऑफ सेल्स गेट कलर डिफरेंटली। अब देखिए सेल्स की डिफरेंट रीजन्स हैं और डिफरेंट रीजन्स की केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट है। मतलब सेल का कोई रीजन किसी और केमिकल से बना है और सेल का कोई और रीजन किसी और केमिकल से बना है। इस वजह से क्या होगा, जब हम आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो सेल्स के जो डिफरेंट रीजन्स हैं वो डिफरेंटली कलर्ड होंगे। मतलब कोई रीजन डार्क हो जाएगा तो कोई रीजन लाइट हो जाएगा। देखिए यहां पे लिखा भी है कि कुछ रीजन डार्क हो जाएंगे और कुछ रीजन नॉर्मल रहेंगे। देखिए आयोडीन सॉल्यूशन के अलावा हम सेफ्रानिन सॉल्यूशन, मिथाइलिन ब्लू का भी यूज कर सकते हैं सेल को कलर देने के लिए। देखिए अभी तक हमने ओनियन बल्ब के सेल को देखा था, अब हमें अपनी बॉडी के सेल को देखना है। तो इसको समझने के लिए हमको एक्टिविटी 5.7 समझनी पड़ेगी। देखिए सबसे पहले हमें एक ग्लास स्लाइड लेनी है और उसके ऊपर वाटर की एक ड्रॉप डालनी है। फिर आइसक्रीम स्पून की मदद से अपने गाल के अंदर से स्पून को मूव कराना है। इससे गाल के अंदर का मटीरियल स्पून में लग जाएगा। फिर इस मटेरियल को ग्लास स्लाइड में ट्रांसफर करना है। इस मटेरियल को कलर देने के लिए हमें मटेरियल के ऊपर कुछ ड्रॉप्स मिथिलिन ब्लू सॉल्यूशन की डालनी है। इसके बाद हमें स्लाइड को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना है। हम देखेंगे कि सेल के अंदर एक डार्क कलर का डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको न्यूक्लियस बोला जाता है। द न्यूक्लियस हैज ए डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखिए न्यूक्लियस के चारों तरफ दो मेम्ब्रेन होती है जो न्यूक्लियस को बाहर से कवर करती हैं। इन दोनों मेम्ब्रेन को बोला जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स which allow the transfer of material from inside the nucleus to its outside, that is to the cytoplasm। देखिए जैसे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की ये इनर मेम्ब्रेन हो गई और न्यूक्लियस के बाहर हो गई उसकी आउटर मेम्ब्रेन। अब क्या होता है, जो मेम्ब्रेन्स होती हैं इनमें पोर्स रहते हैं, मतलब इनमें छेद बने हुए रहते हैं। इन छेद की मदद से क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो भी चीजें बनती हैं वो इन छेद के थ्रू बाहर आ जाती हैं साइटोप्लाज्म में। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि साइटोप्लाज्म होता क्या है। The nucleus contains chromosomes which are visible as rod shape structure only when the cell is about to divide। देखिए सेल जब डिवाइड होने वाला होता है उस टाइम पे न्यूक्लियस के अंदर एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिखता है जिसे बोला जाता है क्रोमोसोम। ये ध्यान रखना है कि क्रोमोसोम तभी दिखेगा जब सेल डिवाइड होने वाला होता है। क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स from parents to next generation in the form of DNA, deoxyribonucleic acid molecules। अब देखिए क्या होता है, क्रोमोसोम के अंदर पाया जाता है डीएनए और डीएनए के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। ये इंफॉर्मेशन इनहेरिट होती है, मतलब ट्रांसफर होती है पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन में, मतलब उनके बच्चों में। देखिए इस लाइन को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हमें जानना है कि इनहेरिटेंस का क्या मतलब होता है। इनहेरिटेंस का मतलब होता है ऐसी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर जो पेरेंट की बॉडी से नेक्स्ट जनरेशन मतलब उनके बच्चों में जाती है। जैसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बच्चों के बालों का कलर, उनकी शक्ल, उनकी आंखों का कलर,
ये सब अपने पेरेंट्स जैसे कि मम्मी या पापा से मिलते हैं, जैसे किसी बच्चे की शक्ल अपने पापा से या अपनी मम्मी से मिलती है। और ये सारी इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है डीएनए के अंदर। तो पेरेंट का डीएनए नेक्स्ट जनरेशन मतलब उनके बच्चों में जाता है और इन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को इनहेरिट करता है। देखिए, क्रोमोसोम मेनली बना हुआ होता है डीएनए और प्रोटीन का। इसमें जो प्रोटीन होता है उसका नाम होता है हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल्स। अब देखिए, सेल्स में कुछ भी कंस्ट्रक्शन होना है मतलब कुछ भी बनना है या उसमें कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन होना है, उसको कंट्रोल करता है डीएनए। मतलब डीएनए के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट रहती है कि सेल किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करेगा या किस तरीके से ऑर्गेनाइज होगा। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। देखिए, डीएनए की जो फंक्शनल सेगमेंट है उसे बोला जाता है जीन्स। अब हमने क्या पढ़ा है, ऊपर से हमने क्या पढ़ा है कि डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है, पर डीएनए के अंदर भी जीन एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है। इन अ सेल which is not dividing, this DNA is present as part of chromatin material। आप देखिए, कोई ऐसा सेल है जो डिवाइड नहीं हो रहा है, उसमें क्या होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है क्रोमेटिन मटेरियल की फॉर्म में। अब हम जानते हैं कि क्रोमेटिन मटेरियल होता क्या है। क्रोमेटिन मटेरियल इज विजिबल एज एंटेगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। देखिए, अगर हम किसी ऐसे सेल के अंदर देखें जो डिवाइड नहीं हो रहा है, उस सेल के न्यूक्लियस में अगर हम देखें तो वहां पे हमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा जो एंटेगल्ड मास की फॉर्म में होगा, मतलब उलझा हुआ होगा। जैसे अगर खूब सारे धागे आपस में उलझ जाते हैं तो इसी तरीके का स्ट्रक्चर होता है क्रोमेटिन मटेरियल का। Whenever the cell is about to divide, the chromatin material get organized into chromosome। अब देखिए, जैसे ही सेल डिवाइड होने वाला होता है उस टाइम पे क्रोमेटिन मटेरियल ऑर्गेनाइज्ड होकर क्रोमोसोम बना देता है। देखिए, जैसे होता क्या है, जैसे एक सेल है, इस सेल में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन मटेरियल है ऐसे उलझा हुआ। अब होता क्या है, जैसे ये सेल डिवाइड होने वाला होता है, ये क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होता है और पास आके क्या बना देता है, क्रोमोसोम, और इस टाइप का स्ट्रक्चर बना देता है, मतलब क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बना देता है। तो क्रोमोसोम बना किससे है, क्रोमेटिन मटेरियल के कंडेंस होने से क्रोमोसोम बनता है। द न्यूक्लियस प्लेज अ सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन, द प्रोसेस बाय विच ए सिंगल सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म टू न्यू सेल्स। देखिए, सेलुलर रिप्रोडक्शन में एक सेल डिवाइड होके दो नए सेल बनाता है, तो इस प्रोसेस को कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। अब देखिए, एक बीमारी होती है कैंसर। कैंसर के केस में क्या होता है, न्यूक्लियस सेलुलर रिप्रोडक्शन को कंट्रोल नहीं कर पाता है। उससे क्या होता है, सेल्स बहुत तेजी से डिवाइड करने लगते हैं और वो ट्यूमर बना देते हैं, और ट्यूमर बनने से कैंसर हो जाता है। इट ऑल्सो प्लेज अ क्रूशियल पार्ट along with the environment in determining the way the cell will develop and what form it will exhibit at maturity by directing the chemical activity of the cell। अब देखिए, होता क्या है, इसके अलावा न्यूक्लियस इन्वायरमेंट के साथ मिलकर सेल की केमिकल एक्टिविटीज को कंट्रोल करके, मतलब सेल से डिफरेंट प्रोटीन्स को बना के सेल किस तरीके से डेवलप करेगा या मैच्योर होके सेल क्या बनाएगा, इन सबको कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। In some organisms like bacteria, the nuclear region of the cell may be poorly defined due to the absence of nuclear membrane। देखिए, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे बैक्टीरिया, इनका जो न्यूक्लियर रीजन होता है वो पुअरली डिफाइंड होता है। वो इसलिए क्योंकि इनके न्यूक्लियर रीजन के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं मिलती है। Such an undefined nuclear region containing only nucleic acid is called a nucleoid। तो ऐसा न्यूक्लियर रीजन जिसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं मिलती है, उस न्यूक्लियर रीजन को बोला जाता है अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन। और इस अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन के अंदर सिर्फ न्यूक्लिक एसिड मिलता है, तो ऐसे अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन को बोला जाता है न्यूक्लियोइड। देखिए, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है प्रोकैरियोट्स। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, मतलब पुराना, और कैरियोट्स का मतलब होता है न्यूक्लियस, मतलब पुराना न्यूक्लियस। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है उन्हें बोला जाता है यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोट्स का एग्जांपल है ह्यूमन बीइंग और प्रोकैरियोट्स का एग्जांपल है बैक्टीरिया। प्रोकैरियोटिक सेल्स आल्सो लैक मोस्ट ऑफ द अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स। देखिए, अगर हम कंपेयर करें प्रोकैरियोटिक सेल को यूकैरियोटिक सेल से, तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर काफी सारी साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनेल्स पाई जाती हैं, पर अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल की, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर काफी सारी साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होती हैं।
अब देखिए, हमें पता है जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाई जाती हैं, तो उन सेल ऑर्गेनेल्स का काम करती है साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट पुअरली ऑर्गेनाइज्ड पार्ट्स। द क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विद membranous vesicle bag like structure but not with plastid as in eukaryotic cells। क्लोरोफिल मेनली इन्वॉल्व होता है फोटोसिंथेसिस में और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये प्लास्टिड्स के अंदर पाया जाता है। पर अगर हम बात करें फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया की तो क्लोरोफिल एक मेम्ब्रेनस वेसिकल्स के साथ पाया जाता है। फिगर 5.4 में प्रोकैरियोटिक सेल्स को दिखाया गया है। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड एक ऐसा न्यूक्लियर रीजन होता है जिसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। न्यूक्लियोइड हमेशा प्रोकैरियोटिक सेल्स में ही मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें सेल ऑर्गेनेल्स की तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर काफी कम सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। उनमें से एक है राइबोसोम। इसके अलावा इनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और इनमें सेल वॉल होती है। तो ये जो डायग्राम दिखाया गया है ये बैक्टीरिया का डायग्राम है। अब बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। When we look at the temporary mount of onion peel as well as human chick cell, we can see a large region of each cell enclosed by the cell membrane। देखिए, जब हमने ओनियन पील या ह्यूमन चिक सेल को देखा तो हमने देखा कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक लार्ज रीजन प्रेजेंट है। दिस रीजन टेक अप वेरी लिटिल स्टेन। देखिए, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो लार्ज रीजन प्रेजेंट है वो बहुत ही कम स्टेन लेता है। देखिए, ओनियन पील के ऊपर हमने आयोडीन सॉल्यूशन को डाला था। ओनियन पील के ऊपर हमने आयोडीन सॉल्यूशन को इसलिए डाला था कि ओनियन पील के जो सेल्स हैं वो आयोडीन के कलर को लें और माइक्रोस्कोप में जब हम उन्हें देखें तो वो हमें आसानी से दिख जाएं। पर लेकिन सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो लार्ज रीजन होता है वो बहुत ही कम कलर लेता है, तो इस रीजन को बोला जाता है साइटोप्लाज्म। देखिए, साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड कंटेंट होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है। देखिए, जैसे सेल है, इस सेल की आउटर कवरिंग को बोला जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी फ्लूइड पार्ट है उसे बोला जाता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर कई सारे स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं और सेल के लिए हर एक सेल ऑर्गेनल एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनल होता है जो प्रोटीन बनाता है। आप देखिए, जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनके चारों तरफ भी मेम्ब्रेन पाई जाती है। देखिए, अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल्स की तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन भी एब्सेंट होता है और इसके साथ ही साथ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, मतलब ऐसे सेल ऑर्गेनल्स जिनकी चारों तरफ मेम्ब्रेन होती है वो भी एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में। पर इसके अलावा अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल्स की तो यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी पाई जाती है, साथ ही साथ ऐसे ऑर्गेनल्स भी पाए जाते हैं जिनके चारों तरफ मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। देखिए, किसी भी सेल के लिए मेम्ब्रेन कितनी इंपॉर्टेंट होती है इसको समझते हैं वायरस के एग्जाम्पल से। देखिए, वायरस में कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, इस वजह से वायरस कोई भी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक नहीं दिखाता है जिससे हम कह सके कि वायरस जिंदा है। पर वायरस जब किसी लिविंग बॉडी के अंदर चले जाता है तो वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है जिससे हम कह सकते हैं कि वायरस जिंदा है। वो क्या करता है, लिविंग बॉडी के सेल की मशीनरी को यूज करता है और मल्टीप्लाई करता है, मतलब अपना नंबर बढ़ाता है। तो इससे पता चलता है कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है तो वो खुद से मल्टीप्लाई नहीं कर सकती। तो इसी से पता चलता है कि जो मेम्ब्रेन होती है वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यहां पे प्रोकैरियोटिक सेल का यूकैरियोटिक सेल के साथ डिफरेंस दिखाया गया है। पहला जो डिफरेंस है वो है साइज में। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनका साइज जनरली स्मॉल होता है और जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनका साइज जनरली लार्ज होता है। अगर हम बात करें न्यूक्लियर रीजन की तो प्रोकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियर रीजन होता है वो पुअरली डिफाइंड होता है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड नोन एज न्यूक्लियोइड। पर अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल की तो यूकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियर रीजन होता है वो वेल डिफाइंड होता है एंड सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोटिक सेल में सिंगल क्रोमोसोम होता है और यूकैरियोटिक सेल में एक से ज्यादा क्रोमोसोम होता है। अगर हम बात करें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स की तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं। और अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल की तो यूकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं।